एक दिन समुद्र विज्ञानी टॉम का परिवार, उनकी पत्नी जूलिया और दो बच्चे कैसी और बेन कैरिबियन सागर में एक नौका यात्रा पर निकलते हैं। जब टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं और कैसी अपने गैजेट में मग्न होती है, जूलिया तैरने जाती है। अचानक कुछ उसे अस्थिर कर देता है। जूलिया चारों ओर देखती है, लेकिन समुद्र हमेशा की तरह शांत रहता है। हालांकि उसे एक स्पष्ट डर का एहसास होता है, जैसे कुछ बड़ा और खतरनाक उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसी समय नौका पर उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त उन पर ध्यान नहीं देता। इस बीच जूलिया की तबीयत और खराब हो जाती है और अंततः वह डूबने लगती है। वह चिल्लाती है, लेकिन परिवार उसे नहीं सुनता। पानी ऐसा लगता है जैसे वह उसे खींचकर नौका से दूर ले जा रहा हो। जैसे ही स्थिति गंभीर होती है, टॉम आखिरकार उसकी आवाज सुनता है। वह जल्दी से स्टीयरिंग की ओर दौड़ता है और नौका दूर की जूलिया की ओर बढ़ती है। टॉम पानी में कूदता है। बच्चों की मदद से वे उसे नाव पर खींचते हैं और उसे होश में लाते हैं। टॉम नाराज है क्योंकि वह हमेशा कहता है कि तैराकों को पानी में जाने से पहले दूसरों को सूचित करना चाहिए। जूलिया माफी मांगती है और घटना जल्द ही भुला दी जाती है। इसके अलावा परिवार के पास जश्न मनाने का कारण है। आज उनके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन है। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और हर कोई बेन को बधाई देता है जो उपहार प्राप्त करता है, जबकि कैसी खुशहाल परिवार की एक समूह फोटो लेती है। उसी समय कैसी का बॉयफ्रेंड उसे फोन करता है। वह उससे तैराकी के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक पृष्ठभूमि में एक तेज और तीव्र तूफान शुरू हो जाता है। कैसी चिंतित है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे आश्वस्त करता है कि वह सुरक्षित है। कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को जमीन पर आए तूफान के बारे में बताती है, लेकिन फिर सभी कुछ झटके महसूस करते हैं। डेक की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि विशाल व्हेल के शव नौका के चारों ओर उभर रहे हैं। टॉम समझाते हैं कि कभी कभी तूफानों के दौरान व्हेल भ्रमित हो जाती है, लेकिन ये जानवर नौका को धक्का दे रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। टॉम पानी में गोता लगाते हैं और जल्द ही घायल होकर वापस आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। वह प्रोपेलर पर कट गए। जूलिया अपने पति के कंधे पर कट को सिलती है और वह समझाता है कि यॉट के शाफ्ट शायद टेढ़े हो गए हैं, संभवतः एक पूंछ के प्रहार से। अब उनके लिए दूर तक नौकायन करना संभव नहीं है। बाद में कैसी संचार को फिर से स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। टॉम उनकी आपूर्ति की गणना करने लगते हैं। लगभग 4 दिनों के लिए पर्याप्त पानी है, इससे अधिक नहीं, लेकिन वे एक शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। हालांकि बाहर से डरावनी आवाजें आ रही हैं और जब परिवार डेक पर जाता है तो वे देखते हैं कि आकाश से चमकती हुई वस्तुएं गिर रही हैं। वे और करीब आती हैं और टॉम जोखिम उठाते हुए इंजन चालू करता है। वह अगले उल्कापिंड से नौका को दूर ले जाने में सफल होता है, लेकिन अंततः इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगली वस्तु इतनी करीब गिरती है कि परिवार देख सकता है कि वे पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं। एक तेज हवा चलने लगती है और उपकरण गड़बड़ाने लगते हैं। डरा हुआ परिवार नौका के अंदर छिप जाता है जो लहरों से हिल रही है। वे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं जब एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे नाक से खून और मतली होने लगती है। टॉम फ्लेयर गन से मदद का संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन सब व्यर्थ है। परिवार किसी तरह रात को जीवित बच जाता है। सुबह होते ही वे जीवित पाकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन नौका के किनारे में एक बड़ा छेद है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे अभी भी कैसे तैर रहे हैं। परिवार बाहर जाता है और आश्चर्य में जम जाता है। पानी गायब हो गया है और उनकी नाव एक पत्थरीले रेगिस्तान के बीच में एक चट्टानी चट्टान पर खड़ी है, जहां कभी समुद्र था। कुछ समय बाद टॉम अपने परिवार को आश्वस्त करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि हर कोई नष्ट नहीं हुआ होगा। वह माप लेता है और महसूस करता है कि कंपास झूठ बोल रहा है। उत्तर वहां नहीं है जहां होना चाहिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ध्रुव स्थानांतरित हो गए हैं। ऐसी घटना पहले भी पृथ्वी पर हो चुकी है, लेकिन बहुत समय पहले। यह पता चलता है कि समुद्र वहां चला गया है जहां पहले जमीन थी, और सबसे अधिक संभावना है कि मानवता नष्ट हो गई है। कैसी इस रहस्य उद्घाटन को सहन नहीं कर पाती और केबिन की ओर भागती है, अकेला छोड़ने के लिए कहती है। जूलिया बची हुई आपूर्ति की सूची बनाने जाती है, जबकि बेन आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ता है, उम्मीद करते हुए कि बचे हुए लोग उनकी मदद के लिए आएंगे। इस बीच टॉम रेडियो चालू करता है और संकट संकेत भेजता है। अप्रत्याशित रूप से उसे एक जवाब सुनाई देता है। ये एक छोटे पनडुब्बी के कप्तान नाउटो का है। वे तब गहरे पानी के नीचे थे जब आपदा हुई और इसीलिए वे बच गए। हालांकि सभी संचार प्रणालियां विफल हो गई हैं और मदद की उम्मीद करना व्यर्थ है। उसकी गणना के अनुसार समुद्र लगभग 1 सप्ताह में वापस आएगा और यह कठोर होगा, इसलिए वह आदमी उन्हें सलाह देता है कि वे ऊंची जगह ढूंढें और वहीं रहें। जूलिया बच्चों को अपना सामान पैक करने का आदेश देती है। टॉम सीधे कप्तान से पूछता है कि क्या वह उनके बच्चों को बचा सकता है। नाउटो समझाता है कि पनडुब्बी बहुत छोटी है। दुर्भाग्यवश नाउटो के साथी की मृत्यु हो गई और वह केवल एक व्यक्ति को ले जा सकता है। कुछ समझाने के बाद टॉम नाउटो को दोनों बच्चों को ले जाने के लिए मना लेता है और वह अपने निर्देशांक प्रदान करता है। टॉम नौवहन मानचित्र पर एक मार्ग निर्धारित करता है और कुछ दिनों में स्थान पर पहुंचने का वादा करता है। अगले सुबह परिवार अपनी यात्रा पर निकलने के लिए लगभग तैयार है। टॉम डेक पर कदम रखता है और अचानक एक आदमी को कुत्ते के साथ आते हुए देखता है। वह उसकी ओर बढ़ता है और उसे नमस्ते करता है, लेकिन देखता है कि आदमी घायल है। वह यात्री को कुछ पानी देता है। वह आदमी उसे पीता है और फिर अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्का मारता है, जिसे जूलिया देखती है।
वह अपने पति की ओर दौड़ती है जब यात्री टॉम के सीने में एक अस्थायी भाला घोंप देता है। कुत्ता जूलिया को दूर रखता है, हालांकि वह खुद भी डर से जड़ हो जाती है। ये समझते हुए कि उसके पति को बचाया नहीं जा सकता, वह नौका की ओर दौड़ती है। वह आदमी उसका पीछा करता है, उसकी बांह को घायल कर देता है। फिर भी जूलिया डेक पर चढ़ जाती है और बच्चे उसकी चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। मिलकर वे केबिन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। उसके बाद जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है, अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है और उसे केवल अंतिम उपाय के रूप में गोली चलाने का निर्देश देती है। इस बीच हत्यारा दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है और अंततः सफल हो जाता है। जूलिया बाथरूम में छिप जाती है, अपनी चोट पर पट्टी बांधती है। अंदर आकर घुसपैठिया सीधे गैली की ओर जाता है और कुछ खाना लेता है। यह स्पष्ट है कि वह बहुत भूखा है। खाने का डिब्बा पकड़े हुए वह आदमी नौका की तलाशी लेने लगता है, जबकि जूलिया रसोई के चाकू से खुद को लैस करती है। वह केबिन में प्रवेश करता है, लेकिन महिला नौका से कूदकर नीचे छिप जाती है। हत्यारा छेद से झांकता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता। हालांकि कुत्ता जूलिया पर हमला करता है, जिससे उसे मारना पड़ता है। आदमी कुत्ते की चीख सुनता है, बाहर जाता है और कुत्ते का शरीर पाता है। इस बीच जूलिया दूसरी तरफ के पोर्थोल से वापस नौका पर चढ़ जाती है। वह सीधे हत्यारे के हाथों में गिर जाती है। वह उसे मारता है, उसे सोफे पर फेंकता है और उसका गला पकड़ लेता है। उसे गला घोंटने का इरादा करता है। कैसी ये सब देखती है और समझती है कि यह आखिरी उपाय है। वह लॉकर खोलती है और आदमी पर गोली चलाती है। गोली उसे एक तरफ फेंक देती है, लेकिन फ्लेयर से नौका में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है, जबकि वह गैली में चुपके से जाती है। हत्यारा केवल घायल फिर से हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे दूर धकेलती है, पैक किए हुए बैग उठाती है और जहाज से कूद जाती है, जहां बेन अपने पिता के शरीर को पाता है। कैसी लाश के पास दौड़ती है और उस पर रोती है। जूलिया अपने मृत पति को चूमती है, लेकिन जलती हुई नौका से हत्यारे को कूदते हुए देखकर वह बच्चों को लेकर चली जाती है। उनके पीछे नाव विस्फोट हो जाती है। परिवार पत्थरीले रेगिस्तान में दौड़ता है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में शरण लेता है, जहाँ एक धारा बहती है। हालांकि पानी खारा और पीने योग्य नहीं है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ी मात्रा में पानी साझा करती है, लेकिन वह पीने से मना कर देता है। लड़का दोषी महसूस करता है, ये मानते हुए कि हत्यारा इसलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। कैसी भी इस विचार को व्यक्त करती है, लेकिन जूलिया उसे रोकने का आदेश देती है और अपने बेटे का बचाव करती है, ये समझाते हुए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह बच्चों से कहती है कि वे खुद को संभालें, क्योंकि एक लंबी यात्रा उनका इंतजार कर रही है। और फिर वह हत्यारे को फिर से देखती है, जो अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है। परिवार जल्दी से आगे बढ़ता है। उस शाम बेन को एक हैमरहेड शार्क का शव मिलता है और वह उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछा करने वाले को देखती है और बच्चों को भागने का आदेश देती है। वे जल्द ही एक बार बाढ़ से भरे जहरीले कचरे के ड्रमों के क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन जूलिया बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ये जानते हुए कि हत्यारा अभी भी उनके पीछे है। परिवार पूर्व समुद्र तल के साथ चलता है, मानवों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और अन्य कचरे के ढेरों के बीच से गुजरते हुए। जल्द ही जूलिया देखती है कि बेन गंभीर रूप से निर्जलित है और उसे पानी की आखिरी बूंदें देती है। कैसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ये मानते हुए कि उनके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं है, लेकिन जूलिया उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है। अंततः वे एक विमान के धड़ को पाते हैं, जो बहुत पहले समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और अंदर रेंगकर आराम करते हैं। जूलिया उनके परिवार की आखिरी फोटो देखती है और टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी बताती है, जो उसके अस्पताल में हुई थी, जहां टॉम को एक असफल गोता लगाने के बाद डिकम्प्रेशन बीमारी के साथ लाया गया था। बच्चे अपने पिता को याद करते हुए रोते हैं और उनसे अंतिम विदाई लेते हैं। रात में कैसी एक आवाज से जाग जाती है और बाहर जाकर विमान के पास बैठ जाती है। अंधेरे से हत्यारा उसकी ओर बढ़ता है, यह जाने बिना कि लड़की चारा बनकर काम कर रही है। जैसे ही वह उसे पकड़ने की तैयारी करता है, जूलिया उस पर हमला करती है, आदमी को चाकू से मार देती है। सुबह होते ही परिवार अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करता है। केवल यह पता चलता है कि हत्यारे के शरीर को खा लिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि रेगिस्तान में इंसानों से भी अधिक खतरनाक कुछ है। वे आगे बढ़ते हैं। जूलिया नक्शे की जांच करती है जब बेन अचानक आगे दौड़ पड़ता है। उसकी माँ उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का एक खारे पानी के गड्ढे की ओर दौड़ता है और कुछ घूंट पीने में सफल हो जाता है। जूलिया उसे दूर खींच ले जाती है, लेकिन लड़का बीमार हो जाता है। जल्द ही वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों के पास पहुंचते हैं और उनसे धूप से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाते हैं और उसके अंदर आराम करते हैं। अचानक जूलिया अजीब आवाजें सुनती है। वह बाहर कदम रखती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने के लिए मजबूर कर देता है। नए खतरे को समझते हुए वे दौड़ने लगते हैं। जल्द ही वे दूरी में एक बड़ा जहाज देखते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त कंटेनरों और कुछ भटकते हुए लोगों से घिरा होता है। जूलिया उन्हें पुकारती है, लेकिन वे हजारों विशाल केकड़ों को देखकर एक कंटेनर में दौड़कर दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसकी मदद की गुहार को अनसुना करते हुए तीनों एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। हालांकि केकड़े जूलिया की टांग में चोट पहुंचा देते हैं। फिर भी जूलिया, कैसी और बेन ऊपर बैठते हैं। देखते हैं कि केकड़े दरवाजों की दरार से अंदर घुस जाते हैं। लोगों के बचाव के प्रयासों के बावजूद अंदर सभी को मार डालते हैं। जूलिया अपने पैर पर एक स्कार्फ बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह अकेली जागती है, डरी हुई, और बच्चों को पुकारती है, लेकिन पता चलता है कि केकड़े आगे बढ़ गए हैं और बच्चे खाना और हथियार खोजने के लिए नीचे चले गए थे।
जूलिया अपने घाव को जलाकर बंद करती है, जबकि बेन मिले हुए हथियारों की जांच करता है। कंटेनरों की तलाशी लेते हुए उन्हें थोड़ी मात्रा में खाना और पानी मिलता है। मृतकों में से एक की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिलता है और वह नाउटो से संपर्क करती है। वह जवाब देता है, ये बताते हुए कि उस पर भी गहरे समुद्र के आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। उसके अवलोकनों के आधार पर समुद्र जल्द ही वापस आएगा। यही कारण है कि ये जीव उभरे हैं। जूलिया उससे अपने बच्चों को बचाने की विनती करती है, लेकिन वह नहीं जानती कि कहां जाना है क्योंकि उसने नक्शा खो दिया है। नाउटो एक फ्लेयर चलाता है। बेन दिशा देखता है और परिवार उसकी ओर दौड़ता है। जल्द ही वे दूरी में एक पीला पनडुब्बी देखते हैं, लेकिन पूर्व समुद्र तल के भूभाग के कारण वहां पहुंचना मुश्किल है। कैसी को अपनी मां की बच्चों को बचाने की बात पसंद नहीं है, लेकिन जूलिया जवाब देने से इनकार करती है और परिवार को आगे बढ़ाती है। उन्हें विषाक्त कचरे से दूषित एक घाटी से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बिंदु पर वे चट्टानों के गिरने में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है और जब कैसी मना करती है तो जूलिया उससे अपने भाई को बचाने की विनती करती है। कैसी और बेन घाटी से बाहर निकलते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। अचानक नाव के पीछे से बुरी तरह घायल नाउटो प्रकट होता है। वह स्वीकार करता है कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं है और उन्हें जहाज पर चढ़ने का आदेश देता है, लेकिन कैसी अपनी मां के पास वापस जाती है जो उभरते हुए केकड़ों से लड़ रही है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। कैसी चट्टान की बाधा पर चढ़ती है और अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाती है। वे पनडुब्बी तक पहुंचने में सफल होते हैं, ठीक उसी समय जब केकड़े नाउटो को घेर लेते हैं जो उनके पंजों में मर जाता है। परिवार जहाज पर चढ़ता है और तभी क्षितिज पर एक समुद्री लहर उठती है। पानी पनडुब्बी को उठाकर चट्टानों के पार खींच लेता है और जैसे ही जूलिया पिछले कुछ दिनों में हुई हर चीज को अपनी आंखों के सामने चमकते हुए देखती है, वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह पाती है कि जहाज स्थिर है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार बाहर निकलता है और खुद को एक बर्बाद शहर में पाता है जहां उन्हें लहर ने पहुंचाया था। एक महान अवधारणा के बावजूद फिल्म प्रभाव डालने में विफल रही, मुख्य रूप से इसके निर्माताओं द्वारा की गई कई गलतियों के कारण।